क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, u का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते होते हैं, हमारे पास जो i का कंपोनेंट 3 है उसका स्क्वायर, फिर j का कंपोनेंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर, एंड जो k का कंपोनेंट है -1 उसका स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर अब लेके इनको ऐड करेंगे एंड फाइनल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 11। ये हमारे पास u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह से फिर हमने v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो i j k इन तीनों के कंपोनेंट्स का हम स्क्वायर लेंगे और इनको एडअप करेंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। तो इस तरह से हमने u वेक्टर एंड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट u डॉट v। तो सबसे पहले हमने u वेक्टर को लिखना है, फिर डॉट लगाना है एंड फिर v वेक्टर। तो जैसा कि हमें पता है i डॉट i 1 होता है, इसी तरह j डॉट j 1 एंड k डॉट k 1, जबकि i डॉट j या j डॉट k और k डॉट i जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i वाले वेक्टर का जब हम i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 इंटू 2 तो ये 6 बन जाएगा। जब हम i वाले कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट j वाले कंपोनेंट से लेंगे तो हमारे पास i डॉट j जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी। इसी तरह से फिर i वाले कंपोनेंट का जब हम k से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम j की बारी, तो j का i से डॉट प्रोडक्ट 0, j का j से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो +1 -1, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर j का डॉट प्रोडक्ट k के साथ वो भी 0 हो जाएगा, तो k का डॉट प्रोडक्ट i के साथ 0, k डॉट j वो भी 0 एंड k डॉट k, तो ये k की वैल्यू यहाँ पे -1 है एंड यहाँ पे k की वैल्यू +1 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -1। 6 - 2 तो 4, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4। इन सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जो i वाला हमारे पास वैल्यू है उसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड j वाले का j वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, k वाले का k वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि बाकियों के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है u डॉट v। अगर आप u डॉट v जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं टू वेक्टर्स का, तो इसका फार्मूला है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो जैसा कि आपने cos थीटा फाइंड करना है तो u एंड v का मैग्नीट्यूड हमारे पास राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। u डॉट v अभी आपने सॉल्व किया, इसका आंसर आपके पास 4 आया, जबकि u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 एंड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6। इनको फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 11 66, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 66। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो आपके पास u वेक्टर जो है उसको ब्रैकेट की फॉर्म में दिया गया है। आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, कॉमे की जगह पे प्लस आ जाएगा एंड पहले कंपोनेंट के साथ i एंड सेकंड कंपोनेंट के साथ j। एंड इसी तरह से अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो पहली के साथ i, सेकंड वैल्यू के साथ j एंड थर्ड वैल्यू के साथ k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आपने सिंपली जो आपके पास वेक्टर्स दिए होंगे u एंड v वेक्टर, आपने उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये जो फार्मूला आपके पास है इस फार्मूले के अंदर आपने डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू को पुट करना है और आपके पास सिंपली cos थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। तो आपने पहले a की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है अलोंग b एंड देन आपने प्रोजेक्शन b की फाइंड करनी है अलोंग a। तो ये आपने दो काम करने हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आपके पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, i j k कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे, उनको एडअप करके उनका स्क्वायर रूट, तो फाइनल आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देन आप b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, i j k कंपोनेंट्स, यहाँ पे i कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा एंड बाकी दो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके एडअप करके फाइनल जो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। फिर उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है a डॉट b। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे i है, i का जब हम i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे i नहीं है तो i की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह से फिर j की वैल्यू, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस पहले वेक्टर में हमारे पास j नहीं है तो उसकी जगह पे फिर 0 आ जाएगा, जबकि सेकंड में j 1 टाइम है तो इसका कंपोनेंट जो है वो 1 आ जाएगा। अगेन हमारे पास k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1 +1, इस k की वैल्यू कंपोनेंट -1 है जबकि इस k का कंपोनेंट +1 है। इन सबको सॉल्व करेंगे, ये सारा तो एंड हो जाएगा क्योंकि 0 × 1 0, जबकि -1 +1 हमारे पास जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपके पास फार्मूला है
ए डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब आपने जो प्रोजेक्शन फाइंड करनी है वो आपने ए वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास जो बी वेक्टर है इसको आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी आपने अभी सॉल्व किया, उसका आंसर हमारे पास -1 आया। एंड इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास k√2 है, डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से जब आप बी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन बेसिकली किसे कहते हैं, शैडो को। तो बी वेक्टर की जो शैडो फाइंड करेंगे अलोंग ए, तो आपने क्या करना है, बी को यहीं पे रहने देना है, ए वेक्टर को राइट साइड पे आपने डिवाइड करवा देना है। तो ए डॉट बी, इसका आंसर -1 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड k√2। तो ये इस तरह से आप बी वेक्टर की प्रोजेक्शन को फाइंड कर सकते हैं अलोंग ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v और आपको कहा गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वही होते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। तो ये उसने आपको कंफर्म कर दिया कि परपेंडिकुलर हैं। आपने फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू को। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास सबसे पहले u वेक्टर आ जाएगा एंड उसके बाद v वेक्टर आ जाएगा एंड हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इन दोनों का और आंसर जो है उसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। आई वाले कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो जब हमारे पास अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 2 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से k को k से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1 एंड +3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास -3 आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर लें एंड अगर आप चाहें तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसा कि फैक्टराइजेशन की है, तो फैक्टराइज कैसे किया हमने, हमारे पास जो दरमियान वाली वैल्यू है अल्फा, उसको ब्रेक कर दिया हमने 3 अल्फा -2 अल्फा। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज में से जो कॉमन आ रहा है मैक्सिमम वो अल्फा है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा 2 टाइम्स है, तो एक बार अल्फा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा +3 बच जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 2 अल्फा +3 है, तो सेकंड ब्रैकेट में भी 2 अल्फा +3 होना लाजमी है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि हमारे पास 2 अल्फा +3 बच जाए, तो -1 जो है उसे कॉमन ले लेंगे। अब एक ब्रैकेट हमारे पास इन दोनों की आ जाएगी 2 अल्फा +3 की और एक ब्रैकेट हमारे पास इन बाहर वालों की आ जाएगी अल्फा -1 की और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो एक बार हम 2 अल्फा +3 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड एक बार हम अल्फा -1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा एंड इसी तरह से हमारे पास +3 राइट साइड पे जाके -3 एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -3/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वो कहता है जी फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a, b and c is a right triangle with right angle at c। आपके पास 3 वर्टिसेस दिए गए हैं a, b and c और राइट एंगल जो आपके पास है वो c वर्टेक्स के ऊपर है। ठीक हो गया। आपने क्या फाइंड करना है, आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है कि z जो है वो किसके इक्वल है। तो आपने क्या करना है जी, आपने वेक्टर्स फाइंड करने हैं c से a एंड फिर आपने फाइंड करना है c से b। तो आपने 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं और क्योंकि c के ऊपर 90 है हमारे पास एंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 2 वेक्टर्स बनेंगे ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, ऐसे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर कहा जाता है। तो c ए वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो x2 - x1 एंड y2 - y1 एंड z2 - z1। इस तरह से फिर आपने सी ए पॉइंट का जो है सी ए वेक्टर उसको आपने फाइंड कर लेना है। तो आपके पास ये आ जाएगा i -3j एंड -zk। तो ये आपने सी ए वेक्टर को फाइंड कर लिया। इसी तरह से फिर सी बी वेक्टर की बारी, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j एंड प्लस z1 - z2 k। तो ये आपके पास आ जाएगा -2i प्लस 1 - z एंड k। तो जबकि j वाली रकम जो है वो 0 हो जाएगी, 2 - 2 0।
अब क्योंकि आपको पता है कि सी ए जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी बी वेक्टर के, क्योंकि सी के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इस वजह से हम फिर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल रख लेंगे। तो हमने सी ए वेक्टर की जो वैल्यू फाइंड की है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगेन फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, सी बी वेक्टर की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आई वाले कंपोनेंट का आई से डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे आई की वैल्यू -2 है, तो 1 मल्टीप्लाई -2, जैसा कि यहाँ पे जे की वैल्यू -3 है एंड यहाँ पे जे नहीं है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, -3 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह से फिर के की वैल्यू यहाँ पे -z है एंड यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास 1 z है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई 0, ये सारा 0 हो जाएगा एंड z को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू से एंड देन सेकंड वैल्यू से, तो z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z एंड z को z से मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप अगेन इसको फैक्टराइज करके z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने जो मिड टर्म है आपके पास z, इसको ब्रेक किया -2z एंड +z में, तो -2z में से जब आप +z करेंगे तो ये -z आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2z²। फर्स्ट टू वैल्यूज में से आपने z को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे एक z बच जाएगा एंड -2 एज इट इज। इसी तरह से फिर आपने ऐसी कोई वैल्यू यहाँ से कॉमन लेनी है कि आपके पास z -2 बच जाए, तो आपने +1 कॉमन ले लिया। अब आपके पास एक ब्रैकेट z -2 की आ जाएगी, जबकि एक ब्रैकेट आपके पास z+1 की आ जाएगी। अब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड आंसर 0 है, तो इसका मतलब या आपके पास पहली ब्रैकेट 0 है या फिर सेकंड वाली 0 है। तो अगर फर्स्ट 0 है तो z की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो +2 आ जाएगी और अगर सेकंड वाली वैल्यू 0 है तो +1 राइट साइड पे आके -1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ जाएंगे z = 2 एंड z = -1। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0, तो आपको कहा गया है कि फाइंड करें v वेक्टर आपके पास क्या होगा। तो हमने लेट किया सबसे पहले कि जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसमें हमारे पास i j k के कंपोनेंट्स जो हैं वो a1 a2 a3, आप यहाँ पे x y z भी सपोज कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, ये आपने लेट की हैं। तो आपने क्या किया कि ये जो वेक्टर आपने लेट किया है इसको आपने डॉट प्रोडक्ट लिया i के साथ, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये आपका v वेक्टर आ गया एंड डॉट प्रोडक्ट i के साथ। तो इसी तरह से फिर i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास i डॉट i 1 होता है। फिर जब हम j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे i के साथ तो ये हमारे पास j डॉट i 0 हो जाएगा एंड इसी तरह से फिर k का डॉट प्रोडक्ट लेंगे i के साथ तो ये हमारे पास k डॉट i ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो जाएंगी, फाइनल जो a1 का आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट j के साथ लेंगे तो i का जब j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा एंड फिर j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा एंड k का फिर हम j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास k डॉट j ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास 0 हो जाएंगी, जबकि a2 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का जब k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे i डॉट k 0 एंड j डॉट k अगेन 0 एंड इसी तरह से फिर k डॉट k वो 1 हो जाएगा हमारे पास। तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इस तरह से हमने a1 a2 a3 तीनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। जो हमने वेक्टर लेट किया था उसमें a1 a2 a3 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि v वेक्टर जो है वो इक्वल है 0i प्लस 0j प्लस 0k और ये सारा इक्वल है 0 के। मीन्स कि आपके पास जो v वेक्टर है वो एक नल वेक्टर है, एम्प्टी वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, शो दैट द वेक्टर्स a b एंड c फॉर्म अ राइट एंगल। आपने प्रूव ये करना है कि आपके पास ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं a b c ये एक राइट एंगल बना रहे हैं। तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे, हमें पता है कि अगर हमने राइट एंगल को प्रूव करना है तो हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। हमें पता है 90 का एंगल्स तभी बनता है जब हमारे पास दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हों। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर आ जाएंगे मतलब कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये जो तीन वेक्टर्स गिवन हैं ए बी सी, तो इनमें से दो वेक्टर्स के दरमियान राइट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने b में प्लस कर दिया c को और हमारा जो जवाब है वो a के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a b c जो है वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं।
तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए डॉट बी, ए और बी का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। हमने चेक किया क्या हमारे पास ए एंड बी के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए डॉट बी लेने से हमारे पास जो आंसर आया है, आई का आई साथ डॉट प्रोडक्ट एंड जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड अगेन के का के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास आंसर आया 15। तो आंसर क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका मतलब हमारे पास ए एंड बी वेक्टर के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करते हैं बी एंड सी वेक्टर को, बी डॉट सी, तो बी और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, अगेन हमारे पास आंसर -21 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास बी एंड सी वेक्टर के दरमियान में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। अब सी एंड ए वेक्टर को चेक करते हैं, तो सी का जब हमने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एंड ए वेक्टर के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है क्योंकि सी एंड ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने की क्या निशानी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। Hence we prove that A, B, C vector represent the sides of a right triangle। तो ये हमारे पास एक right triangle की sides हैं। Again हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं P पॉइंट, Q एंड R, और हमने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स या तीनों वर्टिसेस जो हैं हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे P से Q वेक्टर एंड अगेन Q से R वेक्टर, और फिर हम फाइंड करेंगे R से P वेक्टर। तो ये 3 वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं एंड हमने चेक करना है कि कोई से 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब फिर उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास ये जो 3 वर्टिसेस दिए गए हैं क्या ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम सबसे पहले तीनों का सम लेंगे। तो पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 i, y2 - y1 j एंड z2 - z1 k। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 3i - 2j + 2k। इसी तरह से क्यू आर वेक्टर को भी फाइंड करेंगे एंड अगेन हम आर पी वेक्टर जो है उसको भी फाइंड करेंगे। फिर हम तीनों वेक्टर्स का सम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पी क्यू वेक्टर्स है वो आ जाएगा, फिर क्यू आर वेक्टर्स आ जाएगा एंड इसी तरह से फिर आर पी वेक्टर्स आ जाएगा। तो 3i + 2i ये हमारे पास 5i हो जाएगा। तो ये 5i जो है वो -5i से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये जो -2j है एंड ये जो हमारे पास यहाँ पे -2j है तो प्लस होके ये -4j हो जाएगा। तो -4j जो है वो कैंसिल हो जाएगा +4j के साथ एंड इसी तरह से हमारे पास 2k + k, 3k जो है वो कैंसिल हो जाएगा -3k के साथ। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पी क्यू आर जो है वो 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास ट्राइंगल की। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने पी क्यू वेक्टर जो है इसका एंड क्यू आर वेक्टर जो है इसका, इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। तो हमारे पास आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ एंड के का डॉट प्रोडक्ट के साथ लिया। तो हमारे पास कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो 0 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है क्यू आर वेक्टर के क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है एंड पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, और पी क्यू आर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं और राइट एंगल हमारे पास क्यू पे फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूस है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हमारे पास इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है जैसा कि ये सी है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एंड उसका ए वर्टेक्स से डिस्टेंस एंड उसका बी वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये तमाम डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो सपोज करें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी एंड हमारे पास लेट करें कि सी जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। तो ए से बी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है इसका मिड पॉइंट जो है वो सी है। तो ये हमने प्रूव करना है कि हमारे पास तीनों वर्टिसेस जो हैं ए बी एंड ओ, इन तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट का वो इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सी ए वेक्टर इक्वल है सी बी वेक्टर के। तो सी से ए जो वेक्टर है एंड सी से बी जो वेक्टर है ये दोनों आपस में बेसिकली इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सी हमारे पास मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आए या मिड से राइट साइड पे जाएं तो आपके पास ये दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है। तो इस वजह से हमारे पास सी बी वेक्टर के साथ आप माइनस लगा लेंगे।
तो माइनस यहाँ पे शो कर रहे हैं बेसिकली डायरेक्शन को, तो सी ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर दोनों बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक के साथ प्लस एंड सेकंड के साथ माइनस आ जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो दोनों का सेम होगा। सबसे पहले हमारे पास ओ ए पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो ओ से ए जो पोजीशन वेक्टर है अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं, जैसा कि आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ा हुआ है, तो आपके पास तरीका है ओ सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर, इन दोनों का सम करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वो ओ ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ओ बी वेक्टर जो है इस वेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ओ सी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेंगे तो आपके पास ओ बी वेक्टर आ जाएगा। तो जैसा कि ओ ए वेक्टर जो है ओ बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ओ ए वेक्टर की जगह पे हम ओ ए वेक्टर की जो वैल्यूज अभी हमने निकाली हैं उनको पुट कर देंगे, इसी तरह ओ बी वेक्टर की जगह पे हम उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओ सी वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। सी ए वेक्टर हमने शुरू में बात की कि वो हमारे पास माइनस सी बी वेक्टर के इक्वल है, तो सी ए की जगह पे हमारे पास माइनस सी बी आ जाएगा। एंड जो सेकंड वेक्टर है वो एज इट इज ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास जो ओ सी वेक्टर है इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ओ सी प्लस सी बी वेक्टर के साथ, एंड इसी तरह से फिर सी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आप ओ सी प्लस सी बी वेक्टर के साथ। अब ओ सी का डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये आ जाएगा ओ सी डॉट ओ सी, फिर ओ सी वेक्टर का जब आप सी बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, एंड सी बी वेक्टर का पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड इसी तरह से सी बी वेक्टर का फिर दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ओ सी वेक्टर का ओ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये ओ सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर का स्क्वायर। एंड इसी तरह से सी बी वेक्टर का जब सी बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। एंड जबकि हमारे पास ओ सी डॉट सी बी ये वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। आप ओ सी डॉट सी बी लिखें या सी बी डॉट ओ सी लिखें, आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ओ सी को पहले लिखेंगे एंड सी बी को बाद में। इससे होगा क्या, ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस का साइन है। हमारे पास जो फाइनल बच जाएंगे वो ओ सी का स्क्वायर एंड सी बी का स्क्वायर बच जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेक्टर है राइट साइड पे ये आके यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन के शुरू में कहा, सी एंड सी बी वेक्टर ये दोनों हमारे पास इन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में चेंज है हमारे पास। एंड इसी तरह से अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ओ सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सी बी वेक्टर के, और तीनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए ओ सी ए एंड सी बी, तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है उसके तीनों वर्टिसेस से ए ओ एंड बी।